हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 5 की प्रकृति कार्य पुस्तिका के पाठ 9, जिसका नाम है हम और हमारी फसलें, के भाग 2 की कार्य पुस्तिका को कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि हम इस पाठ से बची हुई कार्य पुस्तिका को पूरा फिल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, ड्रिप सिंचाई एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति में क्या अंतर है। तो एक साइड में आपको ड्रिप सिंचाई दे रखी है और एक साइड में स्प्रिंकलर सिंचाई। तो आपको यहाँ पे पहले ड्रिप सिंचाई के बारे में लिखना है और यहाँ पर स्प्रिंकलर सिंचाई के बारे में। तो चलिए लिखते हैं। ड्रिप सिंचाई में पानी पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है, जबकि स्प्रिंकलर सिंचाई में पानी पौधों पर छिड़का जाता है। दूसरा है, ड्रिप सिंचाई में पानी की हानि कम होती है, जबकि स्प्रिंकलर सिंचाई में पानी की हानि ज़्यादा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल प्रवाह सिंचाई पद्धति क्या है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। जल प्रवाह सिंचाई पद्धति में छोटी छोटी नालियों के माध्यम से बहते हुए जल को खेतों तक पहुंचाया जाता है। ट्यूबवेल, नदी, नहर आदि को पानी के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे अगला प्रश्न है, आकाश और राघव आपस में बातें कर रहे हैं। वे चावल के पौधे और प्याज के पौधे के बारे में बात कर रहे हैं। आकाश कहता है, चावल के पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और राघव कहता है, प्याज के पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो किसकी बात सही है। पहला ऑप्शन है राघव, दूसरा आकाश, तीसरा है आकाश और राघव दोनों की, और ऑप्शन डी है कुछ कह नहीं सकते। तो इसका सही ऑप्शन होगा सा, आकाश और राघव दोनों की बातें सही हैं। तो आप इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, नीचे दिए गए फसलों का वर्गीकरण कीजिए। एक तरफ है कम पानी की ज़रूरत और एक तरफ है ज़्यादा पानी की ज़रूरत। तो आपको यहाँ पे फसलें दे रखी हैं। इन फसलों में से जिनको कम पानी की आवश्यकता होती है उन्हें यहाँ लिखेंगे, और जिनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है उन्हें यहाँ लिखेंगे। तो जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आप भी इसी तरीके से इनमें से देखकर यहाँ लिख लेंगे। कम पानी की ज़रूरत वाले कौन कौन सी फसलें हैं। तिल, मटर, सेब, बादाम, गेहूँ। और ज़्यादा पानी की ज़रूरत वाले पौधे कौन कौन से हैं। चावल, प्याज, गन्ना, कपास, केला, तरबूज। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैविक खाद एवं रासायनिक खाद में अंतर लिखिए। एक तरफ आपको जैविक खाद के बारे में लिखना है और दूसरी साइड में रासायनिक खाद के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले जैविक खाद को देखते हैं। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। जैविक खाद को घर पर बनाया जा सकता है। और आगे रासायनिक खाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। रासायनिक खाद कारखानों में बनाई जाती है। खेत की मिट्टी के लिए लाभदायक होती है आपकी जैविक खाद। जैविक खाद पर्यावरण के अनुकूल होती है, जबकि रासायनिक खाद जो है खेत की मिट्टी के लिए हानिकारक होती है। रासायनिक खाद पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है दिवस 5, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, रासायनिक खाद
का प्रयोग करने से क्या क्या नुकसान होता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, रासायनिक खादों के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है। रासायनिक खादों के इस्तेमाल से लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। रासायनिक खादों के इस्तेमाल से भूमिगत जल प्रदूषित होता है। मिट्टी में उपस्थित कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक खाद की अपेक्षा जैविक खाद अधिक फायदेमंद है, लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, जैविक खाद मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाती है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। इससे मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता बढ़ती है और मिट्टी का अपरदन रुकता है। जैविक खाद से पौधों को ज़्यादा पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे वे तेज़ी से बढ़ते हैं और ज़्यादा उपज देते हैं। आगे अगला प्रश्न है, अमन की माँ अपने खेत में गोबर की खाद का उपयोग करती हैं और रमेश अपने खेत में यूरिया की खाद का उपयोग करता है। आने वाले समय में किसके खेत को ज़्यादा नुकसान होगा और क्यों? तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, रमेश के खेत को अधिक नुकसान होगा, क्योंकि यूरिया के प्रयोग से धीरे धीरे मिट्टी की गुणवत्ता कम होती जाएगी, जिससे फसल की पैदावार कम होगी और एक समय के बाद मिट्टी बंजर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दिवस 6, जिसमें कि आपका पहला प्रश्न है, फसल को कीड़ों से बचाने के लिए किसान क्या करता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, अपनी फसल को कीड़ों से बचाने के लिए किसान कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करता है। आगे अगला प्रश्न है, कॉलम अ में दिए गए कृषि उपकरणों को कॉलम ब में दिए गए उनके उपयोगों से मिलाइए। तो बच्चों, एक साइड में आपको कॉलम आ दे रखा है, जिसमें कि आपको उपकरण दे रखे हैं। दूसरी साइड में आपको कॉलम बा दे रखा है, जिसमें कि इन उपकरणों का प्रयोग बताया गया है। तो आपको सही मिलान करके इन्हें मिलाना है। जैसे पहला उपकरण है हंसिया, जिसका क्या कार्य होता है? कटाई करना। दूसरा है कुंदाली, इसका क्या उपयोग होता है? गुड़ाई करना। तीसरा उपकरण है सीड ड्रिल, जिसका क्या कार्य होता है? बीज बोना। और लास्ट है स्प्रिंकलर, इसका कार्य होता है सिंचाई करना। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के सही विकल्प पर निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, खेत से खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्नलिखित में से कौन सा औजार का उपयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है फावड़ा, दूसरा है हल, तीसरा कुल्हाड़ी, चौथा है कल्टीवेटर। तो खेत से खरपतवार निकालने के लिए किसान एक तो हल का उपयोग करते हैं और एक कल्टीवेटर का। तो आप जो है इन दोनों के आगे सही का निशान लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फसल पर खरपतवारों के दुष्प्रभावों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, वे फसल कटाई में व्यवधान डालते हैं। दूसरा ऑप्शन है, वे फसल की वृद्धि में सहायता करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, वे फसल के पौधों के साथ जल
पोषकों, स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। चौथा ऑप्शन है वे पौधों के वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। तो इन कथनों में से आपके ग और घ दोनों कथन सही हैं, तो आप इनके आगे सही का निशान लगा लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कथनों के सही समुच्चयों को चुनिए। तो हमने कौन कौन से कथन चुने थे? ग और घ। तो आप इन दोनों पे सही का निशान लगाएंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, फसल तैयार होने के बाद उसका भंडारण किसान कहाँ करता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, फसल तैयार होने के बाद किसान फसल का भंडारण अपने घर पर या भंडार गृह में करता है। अगला प्रश्न है, फसल का भंडारण करने में किसान को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सोचकर लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, भंडारण की सही जानकारी न होने की वजह से 20 से 25% तक अनाज नमी, दीमक, घुन, चूहों से नष्ट हो जाता है। भंडारण स्थल पर हवा का अच्छी तरह से संचालन होना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बच्चों, यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।